पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वीकार किया है कि हां, वाकई भारतीय सेना ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। भारत की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत है। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान की सेना उनके सामने बैठी हुई थी और इस बात को कहने के मतलब क्या है, इस बात को कहने के मायने क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। और बहुत सच्चाई भी है इसमें कि कई बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नजर नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को लेकर के क्लेम करते रहे कि उनके आने के बाद में विदेश नीति बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन जब ये पाकिस्तान के साथ में हालात बने, युद्ध जैसे हालात बन गए, ऐसे हालातों में, ऐसे नाजुक वक्त में कोई भी बड़ा मुल्क, और बड़ा तो छोड़िए, छोटा मुल्क भी खुल करके भारत के साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आया। और इसके बाद में सवाल खड़ा होने लगा कि क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अलग थलग तो नहीं पड़ गए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमको पाकिस्तान के साथ ही तोल दिया। इसके साथ साथ अजरबैजान, तुर्की और चाइना, ये तीनों मुल्क पाकिस्तान के साथ खुल करके नजर आए। तो भारत की क्या विदेश नीति बहुत ढुलमुल हो गई है, या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर के कमजोर पड़ गया है? सवाल फिर इस बात का भी। भारत सरकार की तरफ से एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जा रहा है और इस ऑल पार्टी डेलीगेशन से भारत दुनिया भर के बड़े मुल्कों में 10 दिनों तक के लिए अपने ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए क्या कुछ हुआ 22 अप्रैल पहलगाम के हमले से लेकर के और 10 मई तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, सीज फायर का आधिकारिक ऐलान हुआ। सीज फायर के ऐलान के बाद में भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकतें की, इस सब को लेकर के दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का सेटअप किया है और ये उनके कार्यकाल में पहली बार होने जा रहा है। हालांकि भारत की परंपरा रही है, अगर आप इंदिरा गांधी का कार्यकाल उठा करके देखें, अगर आप नरसिम्हा राव का कार्यकाल उठा करके देखें, या मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी उठा करके देखें, राजनीति कभी ऐसी नहीं थी कि जीत का सेहरा अपने सिर पर बांध करके घूमते रहें और दुनिया में, भारत में, देश में एक माहौल तैयार कर दिया जाए कि बीजेपी की वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से सब कुछ हुआ है। भाजपा के नेता तो यह भी कहने लगे कि मोदी के चरणों में सेना नतमस्तक है। लेकिन हकीकत में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक 32 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वो भेजना पड़ रहा है। 22 से 23 मई से इसकी शुरुआत हो सकती है। 10 दिनों के लिए यह प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाएगा और अलग अलग देशों में जाकर के वहां के डेलीगेट से मुलाकात करेंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का, एक्सपोज करने का काम करेंगे। और इस डेलीगेशन में बड़ी बात यह है, भाजपा के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, डीएमके के सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं, एमआईएम के सांसद हैं और कई पार्टियों के सांसद हैं। करीब 30 से 32 सांसद इसमें रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर, उनका एक नाम शामिल है, उनको लेकर के इंटरेस्टिंग कहानी है। और असदुद्दीन ओवैसी, जिनको लेकर के पाकिस्तान, बीजेपी के बहुत सारे नेता पाकिस्तान का वीजा लगा करके भेजते हैं कि ओवैसी तो पाकिस्तानी गाना गाते हैं, पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान भेज दिया जाए। वही भारत सरकार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ओवैसी का चुनाव कर रही है। इसी को कहते हैं हकीकत से रूबरू होना। और हकीकत से जब रूबरू आप होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, सामने वाला कितने पानी में है, और सामने वाले को और पानी में लाने के लिए आपको कितने पानी की और आवश्यकता होगी, और इतना पानी कौन निकाल सकता है। आपको फिर समझ में आने लगती है बातें। शशि थरूर को भेजा जा रहा है। शशि थरूर को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मत भूलिए इस बात को।
और आज शशि थरूर को मोदी सरकार ही उस डेलीगेशन, जिसमें 30 से 32 सांसदों में एक अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 5 सांसदों के, 8 सांसदों के, 10 सांसदों के, एक डेलीगेशन ग्रुप का अध्यक्ष शशि थरूर को मोदी सरकार बना रही है। तो समझ में आ गया होगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, तमाम तरह की बातें कहना, व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, वो कितनी अलग बात है। और जब देश की बात होती है तो फिर आप देखने लगते हैं अपने इर्द गिर्द। जब आपको लगता है कि नहीं, विदेश नीति जो हम हाथ मिला करके काम कर रहे थे या गले मिला करके, या फिर ट्रंप तो हमारा दोस्त है, ट्रंप तो फूफा है, इस तरह की बातें, इस तरह का माहौल तैयार किया गया, भाजपा के बहुत सारे लोगों ने हवन किया। लेकिन हकीकत में जब विदेश नीति की जरूरत पड़ी, विदेशों में जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की जरूरत पड़ी, तो कितना खालीपन महसूस होने लगा। उस चीज को भरने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान ने क्या किया है, उस पर जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है। अब इस खबर पर और ज्यादा बात करें उससे पहले मैं शहबाज शरीफ का एक बयान आपको सुना देता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 17 मई 2025 को इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर आयोजित योमे तशक्कुर धन्यवाद दिवस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत ने 10 मई को रात नूर खान एयरबेस और अन्य स्थानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्हें 10 मई की रात 2:30 बजे सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सुरक्षित लाइन पर कॉल कर इस हमले की जानकारी दी। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य हमले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और यह अपने आप में बहुत विचित्र बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कई जगह पर खबरें लगी हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस वक्त में भारत की तरफ से सीज फायर को लेकर के कहा गया, उस वक्त मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था और आसिम मुनीर मेरे पास आए। आसिम मुनीर ने मेरे पास आकर के कहा कि भारत ने सीज फायर के लिए कहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके देश पर ऐसे नाजुक हालात बने हुए हैं और आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। पाकिस्तान की कौन सच मानेगा? क्या कोई स्विमिंग पूल में इस वक्त में नहा सकता है? खैर छोड़िए इस बात को। भारत की तरफ से जो बड़ी खबर है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन जा रहा है और कौन कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, ये देखिए। 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी में गंभीर समस्या हो गई थी और उन्हें अमेरिका में इलाज की आवश्यकता थी। राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बना करके अमेरिका भेजा। राजीव गांधी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वाजपेयी इलाज पूरा करने के बाद ही लौटे। बाद में वाजपेयी ने कहा कि मैं जिंदा हूं तो इसका कारण राजीव गांधी है। ये एक वाकया मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त में डेलीगेशन भेजा गया था तो उसमें वाजपेयी को, जबकि वो विपक्षी पार्टी के नेता थे, तब भी उनको शामिल किया गया और खुद वाजपेयी ने बाद में, राजीव गांधी की मौत के बाद में, खुद से, किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं, किसी ने रैली निकाल करके या टीवी में अपना नंबर बटोरने के लिए नहीं, खुद अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, उनका कद भी बहुत बड़ा है, वरना ये राज, ये बात राजीव गांधी के साथ में चली गई थी, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया।
1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में यूएन के मानव अधिकार आयोग यूएनएचआरसी भेजा था। इस डेलीगेशन में फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। भारतीय दल की दलीलों के बाद में पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। वहीं 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद के सबूत को लेकर के विभिन्न दलों के नेताओं को विदेश भेजा था। भारत ने सैन्य हमला नहीं किया, लेकिन डिप्लोमेटिक दबाव के जरिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करवाई। FATF ने पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला था। यानी पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर यह कह सकते हैं कि कमर टूट गई। और अब हाल के डेलीगेशन को लेकर के जो खबर आ रही है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लगातार लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित मुख्य प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य भारत की एकजुट राय और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ दृढ़ रुख को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। ये प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया को भारत का आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस का संदेश देंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों में विभिन्न दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और वरिष्ठ राजनयिक शामिल होंगे। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व निम्नलिखित सांसद करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद भाजपा की तरफ से, संजय झा जदयू की तरफ से, बैजयंत पांडा भाजपा की तरफ से दूसरे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और डीएमके की तरफ से किनिमोझी करुणानिधि और सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारत यानी टीम इंडिया वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं और तमाम अलग अलग दलों के सांसद वो एक होकर के पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे। ये भारत की एक परंपरा रही है, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान पर हमारा रुख क्या है, पाकिस्तान पर हमारा आने वाले सालों में क्या रुख रहेगा, हम पाकिस्तान पर किस तरीके से कौन सी नीति अपनाएंगे, कौन सी नीति को लेकर के चलेंगे, ये सामूहिक रूप से तैयार किया जाता है। ये सामूहिक रूप से इस बात की जो है वो एक जिम्मेदारी सब नेताओं की होती है, पूरे देश की होती है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ आज हो रहा है तो वो पूरा 2014 के बाद में ही देश आजाद हुआ है, इस तरीके की बात हम कहने लग जाए। ये देश आज यहां तक आया है तो इसमें हर पार्टी के हर नेता का हाथ है। अपनी तरफ से किसी न किसी ने कोई ना कोई कोशिश जो है जरूर की है कि देश आज यहां तक पहुंच पाया है और आज जो नेता हैं वो देश को जाहिर तौर पर आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे की बात मिटा करके फिर ये कहना कि पता नहीं पहले क्या हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था, वो बातें भाषणों में अच्छी लगती हैं लेकिन हकीकत में नहीं। पाकिस्तान को जिस तरीके से एक्सपोज करने के लिए टीम इंडिया तैयार की जा रही है और टीम इंडिया अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, इससे सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान आर्थिक स्तर पर कैसे निपटेगा। कांग्रेस ने भी इसको लेकर के कहा है कि हम स्वागत कर रहे हैं, भारत की परंपरा रही है। जयराम रमेश, उनका बयान सामने आया और जयराम रमेश ने भी कहा है कि हम इसमें शामिल होंगे। अब 22-23 मई को ये दौरा शुरू होगा, 10 दिनों के लिए दौरा होगा और ये सांसद अमेरिका में जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई की यात्रा करेंगे। यानी प्रमुख देशों की यात्रा करेंगे और वहां से एक मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद में पाकिस्तान को सीधे तौर पर घेरा जाएगा। और जो भारत की रणनीति है यानी बैक टू पवेलियन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोदी जी यहां पर नजर आ रहे हैं। बैक टू बेसिक, जब कुछ भी नजर नहीं आता है तो आदमी को यही काम करना चाहिए और कम से कम देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री बैक टू बेसिक जरूर आ गए हैं। और बेसिक से अगर कोई आदमी शुरुआत करता है तो जाहिर सी बात है उसमें सफलता मिलती भी है। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया
भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल रिप्रेजेंट करेगी, बल्कि ये सांसद जाकर के पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।